हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही 1 मार्कर्स के सीरीज़ में सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए थे, ये इसकी सेकंड वीडियो है। यहाँ पे भी हम वही सेम पैटर्न पे बेस्ड और 14 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे वन वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ ओल्ड एज पर्सन बिकम हेजी और ओपेक। तो देखो हमने वैसे तो दो मेन इफेक्ट्स पढ़े थे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, लेकिन उसके अलावा हमने एक और डिफेक्ट पढ़ा था जो बेसिकली किसी लेंस से सही नहीं हो सकता। उसमें क्या होता है, जो हमारा आई लेंस होता है वो हेजी हो जाता है, वो ब्लर हो जाता है। वो क्या होता है, वो लाइफ लॉन्ग होता है जब तक उसका ऑपरेशन नहीं करा जाता। तो उस डिफेक्ट को हम कहते हैं कैटरैक्ट। तो आप लिख लेना अपनी कॉपी में या कहीं भी जहाँ आप नोट्स बनाते हो, उसे हम कहते हैं कैटरैक्ट, CATARCT, कैटरैक्ट। सॉरी RACT, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, CATARACT, कैटरैक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ PET एंड PVC। ये फुल फॉर्म्स याद करनी ज़रूरी होती हैं। PET होता है पॉलीथीन टेट्राफ्थैलेट और PVC होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता दूँ तो आप गलत लिख देते, तो मैंने यहाँ पे इसको साइड में मेंशन कर दिया, आप यहाँ से लिख सकते हैं। PET होता है पॉलीथीन टेट्राफ्थैलेट एंड PVC होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये दोनों की फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है, खासकर PVC की ज़्यादातर पूछी भी जाती है। इसका और देखते हैं, मतलब सेकंड इसका, स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज प्लास्टिक्स इन विच द मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट चेन। तो देखो सबसे पहले तो अब इसमें क्वेश्चन में इसने डायरेक्ट नहीं बोला कि हमें इस प्लास्टिक की प्रॉपर्टी बतानी है या कौन से प्लास्टिक की बतानी है। हमें इसमें एक ही क्वेश्चन में दो बता दिए कि भाई सबसे पहले तो हमें ये गेस करना है कि वो प्लास्टिक कौन सा है, और उसके बाद ये बताना है कि उस प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो प्लास्टिक मोनोमर्स में, मतलब जिन प्लास्टिक के मोनोमर्स स्ट्रेट चेन से अटैच होते हैं उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, और जिसमें क्रॉस चेन होते हैं उसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन में हमें बोला है तो ये होंगे थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये हीट होने पर हीट होने पर क्या होता है कि ये डिफॉर्म हो जाते हैं और इन्हें हम दोबारा किसी भी शेप में ला सकते हैं। मतलब थर्मोसेटिंग में क्या था कि अगर एक बार डिफॉर्म हो गए तो बस फिर वो ख़राब है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्या होता है, ये मेल्ट करते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और हम इनका दोबारा से, मतलब इनकी रीशेप करके जिस शेप में हम चाहें उस शेप में इन्हें बना सकते हैं। तो ये हो गई इनकी कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड क्वेश्चन, अब MCQ स्टार्ट हो जाते हैं। द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द विंड पाइप इज़ नोन एज। तो वो विंड पाइप में जो विंड पाइप बर्ड्स में होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। जो ह्यूमंस में होती है उसे तो लैरिंग्स कहते हैं, बट जो बर्ड्स में प्रेजेंट होती है उसे हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। अच्छा, बाकी मैं आपको सेकंड का आंसर आपको समझ आ गया होगा, मैं भूल गया डिक्टेट करना। बेसिकली आपको ये लिखना है इसमें वन कैरेक्टरिस्टिक कि दे डिफॉर्म ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी रिमोल्डेड इनटू और एनी डिफरेंट शेप, ठीक है। तो ये एक लाइन लिखनी है आपको, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने आंसर नहीं लिखवाया, तो आंसर आप ये लिख देना कि it has these monomers are called thermoplastic and they have a property that they soften on heating and can be remolded into any shape. Fourth, the phenomena of splitting of white light into its constituent colors is called। तो वो फिनोमेना जिसमें एक वाइट लाइट जब 7 अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में स्प्लिट हो जाती है उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या होता है, जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में, जो उसके 7 कलर्स हैं उसमें स्प्लिट हो जाती है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन नहीं होता, ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज अ स्पेशल पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच ऑल द पासिंग लाइट रेज गो स्ट्रेट विदाउट अंडरगोइंग एनी डेविएशन। यही पॉइंट सही है, फर्स्ट पॉइंट ही सही है, आगे की पढ़ लेते हैं। गेट डाइवर्ज, गेट कन्वर्ज, गो पैरेलल। गेट डाइवर्ज गलत है, गेट कन्वर्ज गलत है। और डी पॉइंट देखना, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो ऑप्टिकल सेंटर को टच ही नहीं करेगी। तो ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जहाँ से सारी लाइट रेज स्ट्रेट चली जाती हैं बिना डेविएशन हुए। अब आपको एक रफ सा एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये कॉन्वेक्स लेंस है, जो लग नहीं रहा है बट कॉन्वेक्स है ये। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर यहाँ से लाइट रेज आती है तो वो ऐसे स्ट्रेट पास हो जाती है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है सेंटर वाला, ये वाला, इस पॉइंट को ही हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यहाँ से सारी रेज स्ट्रेट पास हो जाती हैं। तो इसको हटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑनटू अ प्लेन पैरेलल फेस्ड ग्लास स्लैब, ये स्लैब नहीं होगा, स्लैब होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मोर देन एंगल ऑफ इमर्जेंस,
लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेस देन एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसमें बोला है कि एक जो लाइट रे है वो क्या कहते हैं एयर से ग्लास में आ रही है। तो देखो मान लो ये ग्लास है, ये ऊपर एयर है और नीचे ग्लास है। तो जब लाइट ये नॉर्मल है, जब लाइट रे ऐसे आएगी तो वो क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होगी। ठीक है, यही केस होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है कि इट विल बी मोर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होगी। 6th क्वेश्चन, plant cells generally have a definite shape. This is due to the presence of which of the following? सेल वॉल्स में ऐसा क्या प्रेजेंट सेल वॉल कह रहा हूँ मैं, प्लांट सेल में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिनसे उनको एक डेफिनेट शेप मिली होती है? तो इसका आंसर मैंने स्टार्टिंग बोल दिया था, इसका आंसर है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल एक हार्ड लेयर होती है जो सारे प्लांट सेल्स के बाहर लगी रहती है, और इसका काम क्या होता है कि ये उस सेल को, जो सेल है उसको एक डेफिनेट शेप देती है, उसको स्टिफनेस प्रोवाइड करती है ताकि वो ईजिली डैमेज ना हो सके। ठीक है, इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने दी भी थी क्या कहते हैं जब ये चैप्टर बताया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्यों प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती, क्या रिक्वायरमेंट होती है ऐसी प्लांट सेल की कि उसे सेल वॉल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो स्मॉलेस्ट सेल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इस टर्म की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस आपको इसका नाम याद रखना है कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्मॉलेस्ट सेल होता है उसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। 8th, द इंडिविजुअल दैट प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स। एक ऐसा इंडिविजुअल जो दोनों तरीके के गैमेट्स बनाता है। तो देखो हाइड्रा क्या है, हाइड्रा एक मतलब मैं अगर आपको स्टार्टिंग से बताऊँ, बैक्टीरिया क्या है, मतलब बैक्टीरिया ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, और जो हाइड्रा होते हैं वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस करता है। हैन जो होती है वो फीमेल होती है, और जो लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है वो बचता है अर्थवॉर्म, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जो अर्थवॉर्म होता है वो बोथ तरीके के गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रोड्यूस करता है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थवॉर्म। 9th क्वेश्चन, एन एम्ब्रियो कैन बी डिफाइंड एज। हम एक एम्ब्रियो को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एम्ब्रियो की डेफिनेशन क्या होगी? अ फर्टिलाइज्ड एग नहीं, अ फर्टिलाइज्ड एग तो हमारा जाइगोट होता है। द लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन अनबॉर्न ऑर्गेनिज्म नहीं, द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन अनबॉर्न ऑर्गेनिज्म, ये चीज़ सही है। ठीक है, ए भी गलत है, डी भी गलत है, स्पेशल सेल दैट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, ये वो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज है एक अनबॉर्न ऑर्गेनिज्म की। जो लेटर स्टेज है उसको हम फीटस कहते हैं, जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज होती है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एम्ब्रियो की डेफिनेशन पूछे तो इसका हम आंसर दे देंगे ऑप्शन नंबर सी, द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन अनबॉर्न ऑर्गेनिज्म। इसका और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म reproduces through the formation of a new individual from a small protuberance arising on the parent body। तो बेसिकली इसमें हमसे ये पूछा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी पे एक बड उगा के यंग वन को बर्थ देता है। ठीक है, मतलब बडिंग इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो गिवन ऑप्शंस में से जो बडिंग करता है? साफ सीधा क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे बडिंग कौन करता है आपको याद होगा, हमने पढ़ा था चैप्टर में कि जो हाइड्रा होता है वही यहाँ पे बडिंग करता है इन चारों ऑप्शंस में से। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होती है, और जो प्लाज्मोडियम है उसमें भी फिजन होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है हाइड्रा। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ सेल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ बेबी इज़। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल में जो बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है? सो दैट इज़ नन अदर देन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ही होते हैं जिनमें जीन्स, जो डीएनए जीन्स इन सब से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या है, बाकी सब तो हर सेल में प्रेजेंट होते हैं, बट जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें स्पेशल सेल्स होते हैं, या फिर स्पेशल बेसिकली क्या कह हम स्पेशल सेल्स कह सकते हैं जिन्हें हम XX और XY कहते हैं। ठीक है, जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम होता है, और जो फीमेल होता है उसमें XX क्रोमोसोम होता है। सो
यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं मेल और फीमेल, जो बेबी है वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। सो आर करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस विल बी डी, क्रोमोसोम्स। अब यहाँ के इसके एजर्शन एंड रीज़न देखना। एजर्शन एंड रीज़न ये जो मैंने दो इसमें इंक्लूड करें हैं, ये काफ़ी ट्रिकी से हैं, ठीक है, तो इनको देखना। एजर्शन दे रखा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो हैं वो ईजिली डिफॉर्म नहीं होते हीट करने पे, ठीक है, एजर्शन तो सही है। रीज़न, द नॉन डिफॉर्मेबल नेचर ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज़ ड्यू टू देयर बीइंग बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन डिफॉर्मेबल नेचर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का, वो है उनके बैड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो रीज़न भी सही है, लेकिन अब यहाँ पे जो रीज़न की जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन जो एजर्शन है वो उससे मैच नहीं कर रही। मतलब रीज़न सही है, एजर्शन भी सही है, लेकिन ये जो रीज़न है ये एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। मतलब एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट ये जो रीज़न है ये एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 12th, the voice of a child generally has a lower pitch than that of an adult। अब ज़्यादातर क्या करते हैं बच्चे, एजर्शन को ज़्यादातर हमेशा सही समझ लेते हैं कि एजर्शन तो सही ही होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, लोअर पिच लिखा है। लोअर पिच मतलब मोटी आवाज़। तो क्या बच्चे की मोटी आवाज़ होती है एडल्ट से? नहीं। जो वॉइस होती है चाइल्ड की एंड फीमेल्स की, दैट हैज़ अ हायर पिच। उनकी जो पिच होती है वो हाई होती है देन दैट ऑफ एन अडल्ट। तो एजर्शन यहाँ पे गलत हो चुका है, एजर्शन गलत हो गया। अब रीज़न देखते हैं, रीज़न सही है कि नहीं, क्योंकि ऐसा भी होता है, मैंने आपको वो लास्ट वीडियो में बताया था, ऐसा होता है कि एजर्शन सही होता है और एजर्शन गलत होता है और रीज़न कभी कभी सही हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं, एज वन गोज थ्रू प्यूबर्टी द लैरिंग्स बिकम बिगर एंड द वोकल कॉर्ड्स गेट लेंथन एज वेल एज थिकन। तो यहाँ पे रीज़न तो सही लग रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा, सही लग कह रहे हैं तो सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। यहाँ पे एजर्शन सही है बट सॉरी यहाँ पे एजर्शन गलत है बट रीज़न सही है। रीज़न सही है कि भाई लैरिंग्स बड़ा हो जाता है, वोकल कॉर्ड्स लंबे हो जाते हैं, बट इस केस में क्या होता है, जो हाई पिच है वो हाई पिच से लो पिच में चेंज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एजर्शन गलत है, रीज़न सही है, ऑप्शन नंबर 4। 13th question, we all know different well-known effects of force come into play as a result of mutual interaction of two entities. The manifold effects of force include a change in the speed of an object on which the force acts. It turns out that the energy associated with a moving object goes up by a factor of 4 when its speed doubles. It goes up by a factor of 9 when the speed goes up by the factor of 3, and when it goes up by a factor of 16 the speed goes up by a factor of 4. बहुत बड़ा पैसेज था। अच्छा, अभी तो आगे और भी है थोड़ा सा। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस ऑल्सो एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन इट एंड दिस प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलरली। ऑल्सो देयर इज़ वन स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स विच इन जनरल ऑलवेज टेंड टू स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो भाई इसमें हम इस पैराग्राफ में इसने हमें अलग अलग तरीक़ों की फोर्सेस के बारे में बता दिया। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ सिचुएशन इन विच द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी स्लोज डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब देखो इसने ना ये चीज़ ऐड कर दी, विदाउट हैविंग एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैट बॉडी। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है नॉर्मल के हिसाब से। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाता कि कोई ऐसी फोर्स बता दो जो अपने आप ही किसी ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर देती है, तो आप बड़े आसानी से फ्रिक्शन लिख देते कि भाई अगर हम एक बॉल को रोल करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो बॉल रेस्ट पे आ जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बट यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्शन में कॉन्टैक्ट होता है, और यहाँ पे हमें बोला है विदाउट हैविंग एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे सोचो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, एंड अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अगर हम किसी बॉल को ऊपर उछालेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड अपने आप ही कम हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच रही है अपनी तरफ। दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल एकदम सही है, अप टू द मार्क है। क्या लिखोगे एग्जाम्पल में, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स स्लोज डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको ये एक सिंगल स्टेटमेंट लिखनी है, व्हेन अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ।
सेकेंड, बाय व्हाट फैक्टर विल द एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गोज अप इफ इट स्पीड इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 5। तो ये एनर्जी और स्पीड के बीच में क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखो यहाँ पे दे भी रखा है कि अगर अगर स्पीड 3 टाइम्स बढ़ती है तो एनर्जी फैक्टर 9 टाइम्स बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमसे बोला कि अगर 5 टाइम्स बढ़ेगी तो क्या होगा। तो देखो 5 अगर पहले, चलो E क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, V का स्क्वायर होता है। तो जिस फैक्टर से V बढ़ेगा ना उसी के स्क्वायर से एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जहाँ पे 5 के फैक्टर से बढ़ा है तो एनर्जी कितने से बढ़ेगी, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब V बढ़ रहा है 5 टाइम्स तो E हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब कि 25 के फैक्टर से जो हमारी एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उप्स, थोड़ा गलत हो गया। एंड सी पार्ट, अ गिवन फोर्स F is acting parallel to a long plane surface of area A. How much pressure does this force exert on this plane surface? तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, बस प्रेशर का फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो बस लिख दो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ऐसे नंबर्स में लिख दो या फिर और करके लिख देना अगर टाइम हो तो, पूरा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। D, name the force that in general always tend to slow down a moving object and give one example of its slowing down effect. ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमेशा स्लो डाउन नहीं करता है स्पीड को। देखो अब यहाँ पे भी ट्रिकी हो गया, हमने फर्स्ट केस में ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल किया था ना, यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं यूज़ कर सकते। भले ही बोला नहीं है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है कि नहीं है, बट यहाँ पे बोला कि ऑलवेज टेंड टू स्लो डाउन। अब ग्रेविटी हमेशा तो स्लो डाउन नहीं करती, अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, है ना। तो यहाँ पे ऑलवेज टेंड्स टू स्लो डाउन नहीं है। अब यहाँ पे हमें ये मेंशन नहीं करा कि विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे हम नॉर्मल लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका हमारा आंसर होगा फ्रिक्शनल फोर्स। 14th, इंडियन हाउस होल्ड्स आर नाउ इंक्रीजिंगली यूजिंग नेचुरल गैस। चलो ये पैसेज पढ़ लेना, ठीक है, मेन क्वेश्चंस पे आते हैं, इसमें कुछ भी नहीं मिलता। फर्स्ट है नेम टू, ये इंग्लिश वाले पैसेजेस नहीं होते, ठीक है। फर्स्ट है नेम 2 प्लेसेस इन इंडिया वेयर गैस फील्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो 2 जगह बतानी है जहाँ पे गैस फील्ड डिस्कवर हुई हैं इंडिया में। अब आप पूरा पैसेज पढ़ लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा इंडिया में कहाँ डिस्कवर हुई है, कहीं नहीं लिखा हुआ पैसेज में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, 2 नाम याद रखना, मुंबई हाई एंड एक नाम हो गया आपका मुंबई हाई एंड सेकेंड नाम हो गया आपका त्रिपुरा। तो आपको जो 2 नाम लिखना है वो आप क्या लिख सकते हो, मुंबई हाई एंड त्रिपुरा, ठीक है, लिख लेना। मैं लिखूंगा, मेरे से लिखा नहीं जाएगा अभी, मुंबई हाई एंड त्रिपुरा। B, give 2 examples of cleaner fuels other than natural gas. नेचुरल गैस के अलावा 2 और क्लीन फ्यूल्स के नाम बताने हैं। तो LPG एक क्लीन फ्यूल है और बायोमास भी एक क्लीन फ्यूल है। सो बायोमास एंड LPG आर 2 अदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लीन फ्यूल्स। C, डिफाइन द यूनिट यूज टू मैप द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल। तो सबसे पहले तो याद होनी चाहिए क्या होती है फ्यूल की एफिशिएंसी को मैप करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है भाई, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, देखो हर एक वर्ड पे ध्यान देना, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 किलो जूल ऑफ फ्यूल इज बर्नड इन प्योर ऑक्सीजन। जो जो वर्ड मैंने बोला है ये हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्योर ऑक्सीजन, 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 kg ऑफ फ्यूल इज बर्नड इन प्योर ऑक्सीजन, इसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। एंड D, नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, लिस्ट 2 मीन्स इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये क्या है, ऐसी 2 स्टेटमेंट हम क्या बता सकते हैं जिससे हम कह रहे हैं कि नेचुरल गैस एक प्योर फ्यूल है। तो ये 2 बता दो। फर्स्ट कि ये क्या कहते हैं, जब बर्न होती है तो इसकी जो गैस होती है वो हार्मफुल मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अनहार्मफुल स्मोक, मतलब जो स्मोक ये प्रोड्यूस करती है वो हार्मफुल नहीं होती। एंड इट लीव्स नो ऐश बिहाइंड, मतलब बर्न होने पे ये कोई ऐश लीव नहीं करती, कोई रेजिड्यू नहीं बचता, ये कम्प्लीटली बर्न हो जाती है, ठीक है। तो एक हो गया क्लीन एमिशन, मतलब कोई धुआं नहीं उड़ाती, और दूसरा हो गया इट लीव्स नो ऐश बिहाइंड। इसी के साथ हमने एक और यहाँ पे पार्ट कर लिया है इसी MCQ सीरीज़ का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में
और क्वेश्चंस करेंगे।